साइड इश्यूज में सर, ऑटो सेक्टर जो कि बैकबोन है इकोनॉमी का, वहां पर हम देख रहे हैं, आपने देखा होगा स्केल बैक हो रहा है प्रोडक्शन, डिमांड है बट प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि चिप की शॉर्टेजेस है, सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं अवेलेबल हैं, ये ग्लोबल इशू है, इसका असर हम पे भी दिख रहा है और ये हो रहा है अनफॉर्चुनेटली जस्ट अहेड ऑफ द फेस्टिव सीजन। क्या आपको लगता है ग्रोथ मोमेंटम को डैम्पन काफी बड़े हद तक कर सकता है, क्योंकि ये दिक्कत अब ये समझी जा रही है कि ये छोटी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होने वाली है, उसको कैसे आप देखते हैं सर? देखिए, जब कल जैसे मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें जो हमने प्रेजेंटेशन दिया था उसमें भी हमने दिखाया था जो ऑटो सेल्स है, ऑटो सेल यदि हम देखें तो शार्प वी शेप रिकवरी हुआ है उसमें। मई के महीने में और जून के महीने में जो उनकी जो बिक्री थी वो उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके बाद अभी जो है जुलाई के महीने में अच्छी तेजी आई है और अगस्त में भी और तेजी आ रही है। तो मेरा मानना है कि जो फेस्टिव सीजन में जो ऑटोमोबाइल की जो सेल्स हैं उसमें अच्छी वृद्धि आएगी, क्योंकि यदि आप इसमें विस्तार से यदि देखें तो जो आपका इंडस्ट्री सेक्टर है ये काफी अच्छा कर रहा है। इंडस्ट्री में जो वृद्धि आई है करीब 40% से ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग करीब 50% का वृद्धि दर आया है। तो ये तो कंपनियों को इसमें तो जूझना पड़ता ही है कई बार कि एक्चुअली उनके जो जब डिमांड बढ़ने लगती है, जैसे ग्लोबल डिमांड बढ़ रहा है जिसके कारण स्टील की दाम बढ़ रही है, सीमेंट की दाम बढ़ रही है, तो उसके कारण जो है कंपनियों की रॉ मटेरियल कॉस्ट तो बढ़ेगी। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। तो जब डिमांड बढ़ता है तो कंपनियों की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती है, लेकिन उनके रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे। तो ये तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ रेवेन्यूज ही बढ़े और कॉस्ट कम होते रहे, ये तो एक्चुअली संभव नहीं है। तो और ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है एक मैच्योर सेक्टर है। 1991 से लिबरलाइजेशन के बाद 30 साल का सफर हम तय कर चुके हैं। तो जो मैच्योर सेक्टर है, मेरा विश्वास है कि वो एक्चुअली इस तरह के काफी सारे साइकिल्स, कमोडिटी साइकिल्स पहले भी उन्होंने देखा है और उसको रिस्पॉन्ड किया है। तो इसके कारण मुझे विश्वास है कि वो एक्चुअली इसका भी अच्छा एक समाधान निकालेंगे। ओके, एक समाधान इसका भी निकल जाएगा, सेक्टर की ग्रोथ स्ट्रांग दिख रही है। सर, एक्सपोर्ट्स की भी आपने बात की थोड़ी सी, बट मैं आपसे विस्तार में जानना चाहती, डिमांड स्ट्रांग है यूएस और यूरोप में, बट शॉर्टेज है शिप्स और कंटेनर्स की, वो भी कॉस्ट को बहुत बढ़ा रही है स्पेशली फॉर द एक्सपोर्टर्स। इसको कैसे टैकल किया जाए? और साथ में ही सर कमोडिटी अपसाइकिल भी हमने देखी, तो एक रिवाइवल है एक तरह से कई स्ट्रगलिंग सेक्टर्स के लिए, बट बाकी कॉस्ट भी उसके साथ बढ़ती है, वो एक कंसर्न है। तो जो बैलेंस होती है राइजिंग कमोडिटी कॉस्ट और कंटेनर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, इसमें मैं एक बहुत अहम जो फर्क है उसमें ध्यान देना चाहता हूँ। यदि आप भारत की जो नीति है उसको देखें तो भारत की नीति पिछले 1.5 साल में हमने सप्लाई साइड पे बहुत ध्यान दिया है। बाकी सारे देश यदि आप देखें तो सिर्फ उन्होंने डिमांड साइड मेजर्स ही ली है, सप्लाई साइड में कोई भी मेजर्स नहीं ली है। और ये बहुत अहम है, क्योंकि यदि आप जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी 2009-2010 के समय, तब की जो नीतियां थी उसके कारण जो इन्फ्लेशन जो आई थी करीब 10% से ज्यादा 12-14% की आई थी, उसके मुकाबले यदि हम देखें अभी तो इन्फ्लेशन 6.1% ही रहा है। ये इसके बावजूद कि इतने सारे जो आपके रिस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन वगैरह हुए जिसके कारण सप्लाई पे काफी असर पड़ता है, इसके बावजूद ये जो है 6% रहा है। ये इसीलिए हुआ है कि भारत ने सप्लाई साइड पे बहुत ध्यान दिया है, सप्लाई को काफी एक्सपैंड किया है, जबकि बाकी देशों ने सिर्फ डिमांड पे काम किया है, सप्लाई पे कुछ भी काम नहीं किया। जो ये इसी का नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि काफी सारे सप्लाई साइड फ्रिक्शंस आ रहे हैं। तो ये हमारे कंपनियों को एक्चुअली इसमें इसको ध्यान देना होगा, क्योंकि जो ग्लोबल सप्लाई है उस पे तो भारत बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो जो है बाकी देशों की नीतियों के कारण आता है। तो हमारे कंपनियों को अपने स्केड्यूल्स इस तरह प्लान करने होंगे ताकि जो उनकी जो एक्सपोर्ट जो परफॉर्मेंस है जिसमें काफी अच्छी अभी वृद्धि आई है वो जारी रहे।